जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग अधिकतर क्वेश्चन जो बात करते हैं वो प्रीवियस ईयर पे बात करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर को लेकर ही आप जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है, जब आप बचपन में होंगे 5 साल 6 साल का, तो आपको जो है कि अपने माता पिता के द्वारा जो है कि आपको कुछ बहुत कुछ सिखाया जाता होगा, तब जाके आप जो है कि डेवलप होते होंगे और आगे बढ़कर आप जो है कि एक अच्छे इंसान के रूप में एक अच्छे संस्कार पाके आप एक अच्छे मुकाम को हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज है आपका प्रीवियस सेट। अगर आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने रूम में अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर आप सेट रखे हुए हैं, तो आप सोने से पहले और फिर जगने के बाद, आप सोने से पहले और जगने के बाद अगर आप एक बार अगर गौर करते हैं प्रीवियस ईयर पर और उसके बाद अपना दिन भर मेहनत लगा देते हैं उस टॉपिक को फाइट करने में, तो आपका तैयारी दिन ब दिन बेहतर हो जाएगा। बस आपके बड़े भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहे हैं कि आप इसी तरह से फॉलो कीजिए और आपका तैयारी अच्छा से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा हथियार होता है मनुष्य का या फिर जो भी तैयारी कर रहा है, सबसे बड़ा हथियार होता है प्रीवियस ईयर। क्योंकि देखते होंगे कि बहुत सारा जो है ना, जो मतलब जिसका टेक्निकल से रहा है, मतलब कि जुड़ा हो, या फिर जैसे बीटेक वगैरह कोई किया है, कोई आईआईटी वगैरह किया है, अगर वैसे छात्र अगर आते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, तो देखते होंगे सबसे पहले किसी भी एग्जाम का वह सिलेबस पकड़ने का प्रयास करता है कि इसमें सिलेबस में क्या क्या है। इसका मतलब अगर आप सिलेबस को फॉलो करके चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है ना किसी भी एग्जाम को पास करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि बहुत सारा छात्र एकदम पढ़ रहा है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना उसको कोई गाइडलाइन नहीं करने वाला होता है, तो उसका एज निकल जाता है लेकिन वो रिजल्ट नहीं बना पाता है। तो कारण यही है कि उसको पता नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वो सिर्फ आपको याद करते चल जाते हैं और समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि मेरा जॉब भी नहीं लगा। तो आप वैसे चीज को दूर रहिए। आपको जो भी बताया जाता है सिर्फ आपको याद रखना है और उसे समझने का प्रयास करना है और अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, जो कि एक बेहतरीन सेशन होने वाला होता है। और आप लोग को बता दें कि आप लोग अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस चैनल को जो है कि लिंक जो है कि शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि इस चैनल या फिर आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ हो। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला सवाल आप लोगों के बीच हम लोग रख रहे हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा, एक कंडरा किससे बनाया जाता है? एक कंडरा, आप लोग सुनते होंगे कंडरा का नाम, एक सुने होंगे कंडरा का नाम, और एक आप क्या सुने होंगे, तो आप एक सुने होंगे लिगामेंटस का नाम। आप लोग को पता है कंडरा और लिगामेंटस, और जो भी हम साइंस का लेवल पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को बता दे एलपी और टेक्नीशियन के लिए तो काफी है, लेकिन उसमें से अगर हम स्पेशल भी लाएंगे न्यूमेरिकल के लिए, स्पेशल 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके, लेकिन आपको जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है या फिर जो आपका याद रखने लायक क्वेश्चन है, उसको हम अधिक से अधिक ले रहे हैं। उसके बाद आप अगर साइंस में अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी साइंस से संबंधित जो भी सिलेबस में आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप जो है कि फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिएगा, ये होता है कंडरा, ये होता है लिगामेंटस। कंडरा जो होता है आप लोग को क्या होता है, आप लोग को हम बार बार बता चुके हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं मांस का, और हड्डी का अगर बात करते हैं, तो इसके जोड़ को हम लोग कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा। और इसी को हम लोग हिंदी में जो कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा, डो आ रहा है। कंडरा यानी कि इंग्लिश में कंडरा आ रहा है और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो आप लोग को पता है कि कंडरा यानी डो आ रहा है। और डो का मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, तो आप लोग को पता है कि कंडरा, इधर हम लोग बोलेंगे इसको टेंडन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेंडन। यानी कि टेंडन में भी डो आ रहा है, कंडरा में भी डो आ रहा है, यानी कि मांस और हड्डी के जोड़ को कंडरा या फिर टेंडन कहते हैं। ऐसा टेंडन ही ज्यादा एग्जाम में देता है, तो आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं हड्डी से हड्डी का जो जोड़ कहलाता है, हड्डी से हड्डी का जोड़ जो कहलाता है वो लिगामेंटस कहलाता है। और लिगामेंटस को हम लोग हिंदी में कहते हैं सनायु कहते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि हड्डी और हड्डी का, जैसे मान लीजिए घुटना हो गया, या एक केहनी हो गया, या फिर यह उंगली का अगर हो गया ये जोड़, तो हम लोग जानते हैं कि दो हड्डी के बीच में एक चिपचिपा द्रव पाया जाता है, और इस द्रव का नाम है क्या, तो इस द्रव का नाम है साइनोवियल द्रव, याद रखिएगा।
साइनोवियल द्रव याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हड्डी से हड्डी का जोड़ लिगामेंटस कहलाता है। वहीं हड्डी और हड्डी के जोड़ का जो अध्ययन कहलाता है वो आपका ऑर्थोलॉजी कहलाता है। वो आपका ऑर्थोलॉजी कहलाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो आपका हड्डी है, हड्डी जो है आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हड्डी जो है वो आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के साथ हो गया आपका फास्फोरस हो गया, ये दोनों से मिलकर आपका हड्डी बना हुआ है। लेकिन अधिकतर इसमें से आपका फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि आपका जो फास्फोरस होता है यह हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। और आप लोग को पता है हड्डी में 8% फास्फोरस पाया जाता है। कितना परसेंट? 8%। और यह जो हड्डी होता है, हड्डी से संबंधित विभिन्न प्रकार का रोग पूछता है एग्जाम में कि यह वाला रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो आप लोग को बता दे, आप लोग देखे होंगे विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और रिकेट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर इसको दूसरे नाम से बोलते हैं सुखार रोग। सुखार रोग यानी कि सुखार रोग जो होता है वह हड्डी को प्रभावित करता है और विटामिन डी के कमी से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े जब आपका एज ढल जाएगा, 40-50 साल पार हो जाएगा, तो उसको विटामिन डी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके हड्डी में जो है ना फास्फोरस का कमी होने लगता है। और फास्फोरस का जब कमी होगा, जैसे मेरा मान लीजिए शरीर पूरा स्ट्रेट है, तो क्या होता है कि जब 60 साल एज हो जाता है तो आदमी का शरीर झुकने लगता है। इसका मतलब है कि आदमी का पहले शरीर युवा वर्ग में लगभग आपका 40-50 साल तक इस तरह स्ट्रेट रहता है। वहीं पर आप लोग को पता है यानी पूरा स्ट्रेट रहता है रीढ़ का हड्डी। और जब एज ढलता है तो इसका हड्डी इस तरह से चमड़ाकार तरह हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसका हड्डी कमजोर हो रहा है, इसीलिए इसको विटामिन डी की आवश्यकता दो, या वैसा चीज इनको खिलाओ जिससे कि उनका हड्डी मजबूत हो जाए। ठीक, तो इसीलिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और विटामिन डी में जो पाया जाता है वह कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्योंकि विटामिन डी का जब रासायनिक नाम देखिएगा तो इसी से मिलता जुलता नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखिएगा। और कैल्सीफेरॉल में लगभग कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और कैल्शियम से इस बीमारी को जो है कि हम लोग दूर कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं एक और बीमारी जिसका नाम है टीटेनी बीमारी। टीटेनी बीमारी जो है यह भी प्रभावित करता है किसको? तो हड्डी को। उसके बाद एक और बीमारी बता देते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वह भी हड्डी को प्रभावित करता है, आप लोग को पता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और बीमारी का नाम है गठिया बीमारी। इसी को हम लोग जो है कि जोड़ों का दर्द भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग स्टेशन वगैरह पे रिकॉर्डिंग में सुन रहे होंगे, आपका जो बाइक वगैरह पे दवाई वगैरह बेचता है तो बोलता है कि यहाँ पर हड्डी के जोड़ों का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द दूर करे मात्र 10 रुपयों में। तो उसी तरह में जो वहां पर गठिया बीमारी का भी नाम लिया जाता है। तो यानी गठिया जो होता है वह हड्डी को प्रभावित करता है, क्योंकि जो लड़का या फिर जिम वगैरह करता है अधिक से अधिक, तो उसको जाके आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसका हड्डी में जो है कि कमी आ जाता है। तो उसको हम लोग गठिया कहते हैं, और गठिया भी हड्डी को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार का रोग हम लोग देखने का प्रयास करें। और आप लोग को देखिएगा हड्डी में एक बीमारी बताए, ऑस्टियोमलेशिया। इसी से याद रख लीजिएगा, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियो में सिर्फ अगर लॉजी जोड़ दीजिएगा तो ऑस्टियोलॉजी आपका हड्डी का अध्ययन कहला जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद अगर बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। और फीमर को जो है कि हम लोग कभी कभी जांग की हड्डी भी कह देते हैं, लेकिन ये सब जानता है, ये भी सब जानता है। लेकिन आप लोग को इसका दूसरा नाम याद रखना है, उरु की अस्थि। उरु की अस्थि आजकल के एग्जाम में यही आ रहा है। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम है उरु की अस्थि, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मांस का, तो हमारे शरीर में मान लीजिए ये मांस है, यानी मांसपेशी है, यानी कि हमारे शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या 639 होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मांसपेशी की संख्या 639 होती है। और आप लोग को पता है कि मांस का अध्ययन जो होता है वह मायोलॉजी कहलाता है, क्योंकि इसमें मायोसिन नाम का अम्ल होता है। मांस में मायोसिन नाम का अम्ल होता है, इसीलिए आप लोग को याद रखना है मांस का जो अध्ययन कहलाता है वो मायोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी कहलाता है। और बोलेगा कि मांस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मायोसिन नाम का अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है, तो आप लोग को पता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस
ग्लूटियस मैक्सिमस नाम का जो है कि सबसे बड़ी मांसपेशी हमारे शरीर में पाई जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर की हड्डी या जांघ की हड्डी या उरू की हड्डी, लेकिन हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो आप लोग को पता है कान का जो आपका कौन सा हड्डी है? इनकस हड्डी। कौन सा? इनकस या पिनकस? पिनकस, स्टेपिस हड्डी। हाँ, कान ऐसे ऐसे कान में पिनकस भी होता है, इनकस भी होता है, लेकिन आप लोग को बता दें हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी का नाम है वो आपका स्टेपिस हड्डी है, जो कि कान में मिलती है। कान में मिलती है, कान में मिलती है। और कान का अध्ययन ओडोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोलॉजी। देखिएगा, एक होता है ओडोलॉजी, सुनिएगा कंटेंट पे सिर्फ पकड़ रखिएगा, एग्जाम निकलेगा। एक होता है ओडोलॉजी और एक होता है ओडोमीटर। एक होता है ओडोमीटर, यानी कि आप में एक में लॉजी लगा है, एक में मीटर लगा है। ये जो ओडोलॉजी होता है, यह ओडोलॉजी आपका किसका अध्ययन है? तो वह कान का अध्ययन है। लेकिन अगर बोलते हैं ओडोमीटर क्या मापता है, तो चली गई गाड़ी जो है, यानी कि गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, तो 1 घंटा में कार कितना दूरी को तय किया, उस दूरी को ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम है ओडोमीटर। लेकिन गाड़ी में एक और यंत्र लगा होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर यानी स्पीड को ज्ञात करता है, यानी कि गाड़ी की चाल को ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम है स्पीडोमीटर। जैसे आप बाइक चलाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब आपका मीटर सही है, इसका मतलब स्पीडोमीटर काम कर रहा है। अगर स्पीडोमीटर खराब हो जाएगा तो आपका गति बताना बंद हो जाता है। ठीक, ये सब चीज आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं टाइकोमीटर का, तो टाइकोमीटर जो है, टाइकोमीटर क्या ज्ञात करता है? तो टाइकोमीटर जो है वह आपको पता है कि यह जलयान की गति को ज्ञात करने के लिए जो है कि टाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। जलयान की गति को ज्ञात करने के लिए टाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जलयान पर या नाभिक पर समय ज्ञात करने के लिए अगर पूछेगा क्या याद करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं जलयान पर समय ज्ञात करने के लिए। और क्रोनोमीटर के आविष्कारकर्ता जो है वह हैरिसन है। हैरिसन है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका ये मास का, तो आप लोग को पता है कि मास कितना की संख्या में है या कितनों में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि मास की संख्या को या मांसपेशियों की गणना करने की जो पद्धति है वह बीएमआई पद्धति है। बीएमआई पद्धति का संबंध किससे है? ऑप्शन दे देगा, हड्डी से है, मांस से है, खून से है, तो आप बता दीजिएगा मांस से है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, यह क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ये सब चीज था, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है हाइड्रोजन वर्ग में, यानी कि अब आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन है। हाइड्रोजन वर्ग में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन वर्ग क्या होता है। सुनिएगा थोड़ा सा हाइड्रोजन वर्ग। तो चलिए हम लोग चलते हैं आवर्त सारणी पे। क्वेश्चन मेरा है कि हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है। आप लोग को बता दे कि हमारे आवर्त सारणी में इस तरह का जो रेखा खींचा हुआ रहता है ऊपर से नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको वर्ग कहते हैं, या इसी को हम लोग समूह कहते हैं। लेकिन इस रेखा को जो इस तरह से हम खींचते हैं, यानी कि आपको सूता हुआ रेखा खींचते हैं, यानी सूत के है, सूत में तो आ रहा है, यानी कि आवर्त में भी तो आ रहा है, यानी कि इस रेखा को हम लोग आवर्त कहते हैं। यानी यहां से ही बच्चा दो आपका कंफ्यूज कर जाएगा अगर आपके पास जुगाड़ नहीं रहेगा। तो सुनिएगा, ये देखिए रेखा खड़ा है, यानी कि ऊर्ध्वाधर है, यानी कि ये वर्टिकल है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी हो गया वर्टिकल, और क्षैतिज यानी हो गया हॉरिजॉन्टल। समझ में देखिएगा, आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? या फिर आवर्त सारणी में जो है कि आपका ये वर्टिकल रेखा को क्या कहते हैं? तो ये सब क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप आराम से आंसर बोल जाएगा वर्गीय समूह। और वहीं आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती है, यानी जो आपका नीचे यानी सूता हुआ है, उसको हम लोग आवर्त करते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार का अगर वर्ग देखते हैं तो वर्ग की कुल संख्या 18 होती है और आवर्त की कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ये सब चीज आपको बताए हुए हैं। और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं कि जिस तरह से इस तरह से अगर आप आवर्त सारणी पे कुल अगर गिनिएगा तो इस तरह से 18
गो पूरेगा गिन के आपके। और 18 गो में से जो आपको पता है कि पहले आवर्त में तत्व की संख्या जो है वह 2 है। कितना है? 2। इस तरह से जब दूसरे आवर्त में गिनिएगा तो इसमें भी तत्व की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। इस तरह से फिर जब तीसरे आवर्त में गिनिएगा तो इसमें तत्व की संख्या 8 होती है। आप गिन के देख लीजिएगा। जैसे आप लोग को हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पहले आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है, दूसरे आवर्त में कितनी है, तीसरे आवर्त में कितनी है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा ये वाला सीरीज डायरेक्ट आप मार दीजिएगा 1 2 3 4 करके, आपको यहाँ पर लिख देते हैं। यानी कि 2 8 8 18 18 32, यानी कि पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठे में 32, और जो लास्ट में 7वां बच गया उसमें शेष तत्व वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शेष तत्व। यानी कि आप याद रखिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। अगर पूछेगा कि 7वें आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है तो बताइएगा शेष तत्व। क्या बोलिएगा? शेष तत्व। और उससे पहले का आप 6 गो का सीरीज याद रख लीजिए, 2 8 8 18 18 32। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस तरह में से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इस तरह जब गिनते जब हम 17वां वर्ग में पहुंचेंगे, यानी हम क्वेश्चन पे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हाइलोजन वर्ग जो होता है वह आपका 17वां वर्ग को हाइलोजन वर्ग कहा जाता है। यानी इस तरह से 17वां वर्ग को हाइलोजन कहेंगे। उसके बाद जो 18वां वर्ग होता है इसको हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंटीजर आवर्त कह सकते हैं, या इसमें अक्र गैस होता है, या निष्क्रिय गैस होता है, या इसी को शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब कंटेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व को शून्य वर्ग कहा जाता है या फिर आपका निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि आपका इसमें से अगर हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह करके जब 17वां वर्ग को हम देखने का प्रयास करते हैं तो इसमें सभी प्रकार के आपके हाइलोजन वर्ग के तत्व को रखा गया है। हाइलोजन वर्ग के तत्व को रखा गया है। और हाइलोजन वर्ग के तत्व में से आप लोग को बता दें कि हाइलोजन वर्ग के तत्व में से सबसे पहले फ्लोरीन आता है। उसके बाद जब आप देख लीजिएगा आवर्त सारणी में गौर करके, सबसे पहले फ्लोरीन आता है, उसके बाद जो आता है आपका क्लोरीन आता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन आता है याद रखिएगा, उसके बाद ब्रोमीन आता है, और लास्ट में जाके आपका आयोडीन आता है। इस तरह आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी तत्व जो है ये सब हाइलोजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और हाइलोजन वर्ग जो आता है वह 17वें वर्ग का तत्व है। और बात करते हैं कि सबका परमाणु संख्या कितना होता है, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या याद रखिएगा 9 होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, उसके बाद ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है, और आयोडीन का परमाणु संख्या जो होता है वह 53 के बराबर होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें से अगर देखें कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो उच्च होता है वह क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का होता है सबसे अधिक उच्च बंधुता, याद रखिएगा। और सबसे निम्न जो होता है फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं क्या बनाने में, तो आप लोग को पता है कि क्लोरीन गैस का प्रयोग जो करते हैं किसमें, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, यानी कि ब्लीचिंग यानी कि धोने वगैरह में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्लोरीन का। जैसे आप लोग को पता है कि बड़े बड़े जो आपका जो लगा हुआ रहता है आपका टंकी वगैरह, उसमें जो पानी को शुद्ध करके डालते हैं वो शुद्ध जो करते हैं क्लोरीन से करते हैं। किससे करते हैं? क्लोरीन से करते हैं। आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि ब्रोमीन का परमाणु संख्या 15 होता है, और आयोडीन का 53 होता है, और आयोडीन की कमी से शरीर में आपका गलगंड रोग होता है, या इसी को हम लोग घेंघार रोग कहते हैं। घेंघार रोग कहते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। या इसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। जैसा कि आज जो क्वेश्चन आएगा एकदम आपको बताते हैं। ग्वाइटर हो गया, गलगंड हो गया, घेंघा हो गया, ये सब आपका आयोडीन की कमी से होता है, और इसका परमाणु संख्या 53 होता है। और आप लोग को बता दें कि इसमें थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव, और एड्रिनल ग्रंथि से जो है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन का स्राव होता है। एड्रिनल ग्रंथि को जो है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन वाला भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ब्राउनियन गति का खोज किसने किया है? रॉबर्ट ने। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा।
ब्राउनियन गति का मतलब हो गया आपका जो है कि इधर उधर गति करके जो चलता है उसको ब्राउनियन गति कहते हैं, और इसका खोज किया है रॉबर्ट ने, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि आपका अगर बात करते हैं आपका जो कि तैरने का नियम किसने दिया है, तैरने का नियम किसने दिया है, तो आप लोग को पता है कि तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया है। तैरने का नियम यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग आपका आर्किमिडीज ने दिया है, और आर्किमिडीज का संबंध जो है वह ग्रीस से है। आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस से है। और आप लोग को पता है कि अगर पूछेगा शीतलन का नियम तो न्यूटन ने, अगर पूछेगा आपसे जो है कि आपका पृथक्करण का नियम हो गया, स्वतंत्र अपवहन का नियम हो गया, यह शुद्धता का नियम हो गया, ये सब दिया है आपके मेंडल ने। किसने दिया है? मेंडल ने। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो है कि ये आपका क्या कहते हैं उसके बाद केमिस्ट्री के अंतर में गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया है। उसके बाद अगर बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया है। तो ये सब चीज आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अपवर्जन का नियम पॉली ने दिया है। उसके बाद फिर आप लोग को पता है कि अगर पूछेगा आपका जो है कि हाइजेनबर्ग ने क्या दिया है, तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जब कई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो आप लोग को बता दे समांतर क्रम। आप लोग थोड़ा समझिएगा, यहां पर कुछ नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं किस आपका जो तार का जो समूहन होता है, तो उसमें से एक होता है समांतर क्रम समूहन और एक होता है श्रेणी क्रम समूहन। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, यानी इसको हम लोग कहते हैं सीरीज, और इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। इसको कहते हैं पैरेलल यानी समांतर में। तो समांतर क्रम समूहन का जो व्यंजक होता है, यानी कि जब विभिन्न प्रकार के आपका प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए व्यंजक होता है 1/Rn बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह कर करके 1/+1/Rn के बराबर होता है, यानी अंतिम तक हम लोग को जोड़ने का होता है। यानी कि जब समांतर क्रम में जोड़िएगा तो इसको बटे में कर देंगे, वहीं जब श्रेणी क्रम समूहन में जोड़िएगा तो सीधा हो जाता है Rn इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह करके आप जो है कि Rn तक यानी अनंत तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हो गया श्रेणी क्रम, ये हो गया समांतर क्रम। तो आप यहां पर क्वेश्चन यह बोल रहा है, मान लीजिए कि हम समांतर क्रम समूहन दे देते हैं, आपको दो प्रतिरोध दे देते हैं, जैसे दे देते हैं 4 ओम दे देते हैं और एक 6 ओम दे देते हैं। अगर पूछेगा कि इन दोनों का निकालिए समांतर क्रम समूहन कितना होगा, तो आप क्या करते होंगे कि 1/4 अब प्लस 1/6 कर देते होंगे। तो दोनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 12 आ जाएगा। यानी कि 4 तिया 12 और 6 दूना 12, यानी कितना हो गया? यानी कि हो गया 4 तिया 12 और फिर 6 दूना 12, यानी हो गया ये 5/12। कितना आ गया? 5/12। और लास्ट में ये पलट जाता है, यानी कि 12/5 हो जाएगा। जब भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो आप भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20, यानी 2.4 ओम के बराबर आया। आया कि नहीं आया? ये हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो मान लीजिए आप अगर 10 को जोड़ते हैं आप समांतर क्रम में, तो 10 को में जो सबसे छोटा वाला मान होगा उससे भी छोटा मान आएगा आपका टोटल का जब समूहन कीजिएगा। तो समझ में आया? तो क्वेश्चन यही है, जब कई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध जो है, यानी दोनों को मिला के या 3 को होता है तो उसको भी संयुक्त बोलते हैं। तो संयुक्त प्रतिरोध उसमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो भैया मेरा समांतर क्रम में हम देख रहे हैं अगर जोड़ते हैं तो सबसे छोटा वाला जो आता है उससे ये भी कम आता है संयुक्त वाला। समझ में आ गया? तो आप याद रखिएगा। वहीं अगर इस क्रम में हम जोड़ के देखते हैं इसी दोनों को, तो डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं 4m प्लस 6 ओम, तो दोनों को हो जाएगा कितना? 10 ओम हो गया सीधा। यानी ये जो 10 ओम हो गया, ये देखिएगा दोनों से ये बड़ा होता है। हुआ कि नहीं हुआ? यानी इस तरह का आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर हम दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं लेकिन हम उसको संधारित्र में जोड़ रहे हैं, यानी कैपेसिटर में जोड़ रहे हैं, तो कैपेसिटर में यानी समांतर क्रम को जब कैपेसिटर में जोड़ेंगे तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसके लिए ये वाला फार्मूला लग जाएगा। वही अगर श्रेणी क्रम को जब हम कैपेसिटर में जोड़ेंगे तो ये चीज उल्टा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहीं वो संधारित्र अगर लिखा रहेगा तो आपको सजग
आप जो है ना तुरंत जो है कि चौकन्ना हो जाइएगा कि अगर हम डायरेक्ट इस तरह से जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका समांतर क्रम को देखकर तुरंत बच्चा क्या करता है कि इस तरह निकाल लेता है, लेकिन आप इस तरह निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको संधारित्र लगा रहेगा तो समांतर का उल्टा श्रेणी में चल जाना है, अगर श्रेणी में संधारित्र लगा रहेगा तो आप समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आप लोग का आराम से आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत सारा समीकरण क्या होता है, जैसे आप लोग को पता है CaSO4 H2O लगा हुआ रहता है, तो आप इसको संतुलित करते हैं तो आप इसको यहां से 2 से गुना करते हैं, प्लस में यहां पे इसको हाफ से गुना करते हैं, ऐसे करते हैं नहीं करते हैं, यानी कि 2CaSO4 हाफ H2O मान लीजिए इस तरह से आप, यानी कि पहले से जो असंतुलित है उसको अगर हम देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कंकाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि कंकाल नाम इसलिए पड़ा असंतुलित समीकरण का, क्योंकि मान लीजिए जिस तरह से हमारा शरीर अगर सिर्फ कंकाल पे बना रहता तो ऊपर से देखने में सही नहीं लगता, इसीलिए उसको संतुलित करने के लिए कंकाल के ऊपर पे मांस का परत चढ़ाया गया है, तब देखने में सही लगता है। उसी तरह से असंतुलित समीकरण जो रहता है, यानी जो बैलेंस में नहीं रहता है, उसको बैलेंस में हमको करना चाहिए, इसीलिए जो है कि असंतुलित समीकरण को हम लोग कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये सब चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में 2 लगातार संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये क्वेश्चन का आपको हम बता चुके हैं, लेकिन आज फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह से जो है कि आपका प्रकाश तरंग या ध्वनि तरंग को हम प्रभावित कर रहे हैं और यहां से हम निकालते हैं। मान लीजिए एक प्रकार से इस तरह गया, प्लस में गया, फिर इस तरह आके इस तरह गया, फिर इस तरह गया, फिर इस तरह गया। ये आपको हम गति बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता चुके हैं। तो आपको बताएं कि ये जो ऊपर उठा हुआ भाग रहता है इसको हम लोग सिरिंग के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सिरिंग के नाम से जानते हैं। और ये भी जो ऊपर उठा हुआ भाग रहता है इसको भी हम लोग सिरिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो नीचे धसा वाला भाग रहता है इसको हम लोग गर्त कहते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। नीचे जो गड्ढा स्थान रहता है उसको हम लोग गर्त कहते हैं, यानी ये भी गर्त हो गया, उसके बाद ये भी गर्त हो गया। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताए थे कि जब यहां से दूरी यहां तक का जोड़िएगा तो इसको हम लोग तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं, यानी कि 2 सिरिंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या 2 गर्त के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा भाषा चेंज है। तो याद रखिएगा, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और लगातार 2 विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और आप लोग को पता है कि तरंगदैर्घ्य को जो हम लोग मापते हैं, किसमें मापते हैं, तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। और तरंगदैर्घ्य को हम लोग किसमें दर्शाते हैं, लैम्डा में दर्शाते हैं तरंगदैर्घ्य को। और याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य को भले हम एंगस्ट्रम में मापते हैं, लेकिन तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः जो मापा जाता है मीटर में। किसमें मापा जाता है, मीटर में। क्योंकि आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। तो यही चीज है कि सामान्यतः हम उसको दर्शाते हैं किसमें है, तो मीटर में दर्शाते हैं। इसलिए क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन देगा कि तरंगदैर्घ्य को हम लोग सामान्यतः किसमें मापते हैं तो बताइएगा मीटर में, लेकिन पूछेगा कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है तो एंगस्ट्रम होता है। तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग को पता है कि एक चीज होता है आवृत्ति, और आपको पता है कि आवृत्ति और जो आवर्तकाल में जो रिलेशन होता है दोनों का विपरीत होता है। क्योंकि होता है आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। सुनिएगा, इस पे न्यूमेरिकल वाले फोकस कीजिएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो फिर आप जो है कि जैसे कि जिनको भारी लगता है न्यूमेरिकल देख के छोड़ के आगे बढ़ जाते होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा गुना भाग करने का प्रयास कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में।
तो सुनिएगा, क्योंकि आपको जो है कि 10 पेज में आंसर नहीं देना है, आपको जो है कि आंसर टिक आउट करना है। तो सुनिएगा, तो आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। इसी को हम लोग शॉर्ट में आप लोग याद कर लेते होंगे, n बराबर 1/t, n बराबर 1/t। ये होता है न्यूमेरिकल, यानी ये दोनों के बीच रिलेशन होता है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो आप लोग को बता दे कि आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य जो होता है, यह दोनों को जब गुणा कर देंगे तो मेरा तरंग का चाल आ जाएगा। तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, और इसी को तरंग की चाल को हम लोग कहते हैं v बराबर होता है n लैम्डा। v बराबर होता है n लैम्डा, यानी v मतलब वेग को हम लोग चाल भी बोल सकते हैं, और n मतलब हो गया आवृत्ति। आप लोग यहाँ भी देख लेते, n बराबर 1/t लिखे थे, और t को हम लोग आवर्तकाल कहे हैं, और इसको हम लोग सूचित जो करते हैं लैम्डा से, यानी कि v बराबर n लैम्डा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। और आवृत्ति का मतलब तो पता ही है, बार बार रिकॉल करवा रहे हैं, हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आवेश का एसआई इकाई क्या होता है, कूलम्ब। आवेश का एसआई इकाई क्या होता है, कूलम्ब। तो सुनिएगा, हम आवेश को समझाए भी हैं, फिर से समझाते हैं। एक है आवेश, और इसका रिलेशन बनता है विद्युत धारा से। आवेश का रिलेशन बनता है विद्युत धारा से, यानी कि आपका करंट से। तो सुनिएगा, यानी कहने का मतलब विद्युत धारा जो आप लोग नाम सुनते होंगे, विद्युत धारा के पीछे सबसे बड़ा जो योगदान रहता है आवेश का रहता है। अगर आवेश नहीं रहेगा तो विद्युत धारा बन ही नहीं पाएगा। तो सुनिएगा, यानी कि याद रखने का प्रयास कीजिएगा, यानी आप लोग बता सकते हैं प्रति सेकंड जो आवेश का प्रभाव हो रहा है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक तार, मान लीजिए ये चालक तार है, इधर से जो विद्युत धारा इधर जा रहा है, इसमें संभव तभी हो रहा है विद्युत धारा जब वह आवेश का प्रभाव कर रहा है, और आवेश में बोलता है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, मेरे साथ इलेक्ट्रॉन को भी जाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि हम भी नहीं जाएंगे, हम जो है कि आयन को लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे? आयन को। तो सुनिएगा, विद्युत धारा का प्रभाव तभी संभव हो पाता है जब वह आवेश को साथ लेके जाएगा। अन्य कहता है कि मान लीजिए आवेश, जैसे आप लोग गांव वगैरह में जब झगड़ा वगैरह होता है, आदमी लोग आवेश में आके कुछ से कुछ बोल देता है, या आवेश में आके विभिन्न प्रकार के घटना को अंजाम दे देता है। तो कहने का मतलब वही है कि आवेश आया, यानी गति आके वो विद्युत धारा को सफल बना रहा है। इसका मतलब याद रखिएगा, आवेश का प्रभाव प्रति सेकंड चालक तार में हो रहा है, तभी विद्युत धारा प्रभाव हो। इसका मतलब है कि वह अपने साथ इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है, यानी कि विद्युत धारा को सफल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाना भी सहायक होता है, तभी होगा। और साथ ही आयन के हस्तांतरण के फलस्वरूप भी विद्युत धारा संभव है, याद रखिएगा। इसीलिए ये तीनों कंटेंट पे आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर जो होता है वह होता है आपका आवेश बटे समय। विद्युत धारा जो होता है वह होता है आवेश बटे समय, क्योंकि आवेश के ही प्रति सेकंड जो है कि जो प्रभावित होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं भाषा में कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब आवेश में दर को हम देख रहे हैं, तो आवेश को जब दर में देख रहे हैं तो दर में हम समय से भाग लगा देते हैं। आपको बार बार हम याद करवाते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार बनकर रहिएगा तो आप भी अपने आप में एक जो है कि तगड़ा स्टूडेंट बन जाइएगा, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। तो आवेश बटे समय, और आवेश को हम लोग जो मापते हैं वह हम कूलम में मापते हैं, और समय को मापते हैं सेकंड में, यानी हो गया कूलम पर सेकंड जो मात्रक होता है वह विद्युत धारा का हो गया। किसका हो गया? विद्युत धारा का। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर हो गया आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर हो गया आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। और जब आप आवेश का मान निकालिएगा तो इसको बोल दीजिएगा विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा गुना समय, यानी इसको आप बोल सकते हैं, आवेश को हम Q बोल सकते हैं, और विद्युत धारा को I बोल सकते हैं, और समय को T बोल सकते हैं, यानी कि Q बराबर IT। Q
बराबर आई टी, या इसको इधर हम लिख सकते थे यहां से आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। आपको दोनों सूत्र दिख गया, आपको दोनों में से कोई चीज दे देगा। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि किसी तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा यदि आवेश का मान 5 कूलम और या 10 सेकंड तक धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताइए विद्युत धारा का मान। तो आप दोनों को गुणा कर दीजिएगा, दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो आपका आराम से आ जाएगा। वहीं जब हम आवेश को दोनों को तोड़ के लिखते हैं तो विद्युत धारा आई को हम लोग एम्पियर से मापते हैं, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का सेकंड होता है, यानी कि एम्पियर सेकंड जो मात्रक हो गया वो आवेश का हो गया या विद्युत आवेश का हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से किसे जानते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से एल्केन को जानते हैं। सुनिएगा, एल्केन समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो सबसे पहले तीनों का सूत्र याद रखिएगा। एल्केन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र और एल्कीन का सूत्र और एल्काइन का सूत्र, इन तीनों में से सबसे पहले आप बीच वाला को बताएं कि आप सिंपली लिख लीजिए, यानी कि बिना +2 किए या -2 किए हुए सीधा आपको सिंपली बीच वाला लिखना है, यानी कि CnH2n, यानी ये हो गया इसके लिए। और ऊपर वाला में +2 कर देना है एक्स्ट्रा में और नीचे वाला में -2 कर देना है। बता चुके हैं, याद रखिएगा। यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही मेरा बोलने का क्रम होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब बीच वालों में जो एल्कीन है उसमें जो है कि CnH2n सिंपली रख देना है, ऊपर वालों में आप प्लस में कर दीजिएगा, यानी ये हो जाएगा CnH2n +2 और नीचे वाला में हो जाएगा CnH2n -2। ये हो गया आपका जो है कि आपका तीनों का फार्मूला, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और इसमें से जो ये एल्केन है, ये एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितना भी रहेगा वो सब संतृप्त में ही आ जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्म में वो चलता है। यानी कि मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेनेन हो गया, हेक्टेन हो गया, नोनेन हो गया, डेकेन हो गया, ये सब जितना सीरियली हम बोले हैं तो ये सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आपको पिछले क्लास में भी बताए थे सोना। सोना जो है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, उसका कोई भी प्रभाव बाहरी आपका चीज से नहीं होता है। और जिस भी तत्व पर आपका बाहरी आक्रमण होता है, या फिर वायु हो गया, या फिर कह सकते हैं हम जो कि आंधी बारिश वगैरह में जिस भी तत्व को प्रभावित करके उसको जो है कि क्षरण करने का काम करती है या फिर उसको संचारण करने का काम करती है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग उस पर जस्ता की परत चढ़ाते हैं और इसी को हम लोग जस्तीकरण कहते हैं या फिर ये सदलेपन के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को पता है ये सब चीज है, लेकिन इसमें सोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सोना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे तन्यता वाला धातु सोना है और सबसे अधिक अगाधवर्धन धातु भी सोना है। और सोना का परमाणु संख्या जो होता है आपका कितना 79 होता है, कितना होता है 79 होता है। और सोना का संकेत Au होता है और उनका लैटिन नाम ओरम होता है। और सोना का जो होता है आपका, सोना का जो आपका होता है परमाणु संख्या 79 और लैटिन नाम हो गया आपका जो है कि क्या, तो ओरम। सोना का लैटिन नाम ओरम और उसका संकेत होता है Au, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा अंग अंडक का एक हिस्सा है जो परागण के रूप में काम करता है, वर्तिकाग्र। यानी कि आप लोग को पता है कि परागण यहां शब्द देखने के लिए मिला है और परागण का मतलब समझिएगा कि जैसे आप अपने घर में फूल वगैरह लगाते होंगे तो देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के उस पे जो है कि कीट वगैरह अटैक करते हैं, जैसे कि भौरा वगैरह आके उस पे अटैक करके और उसका फूल वगैरह चूस के जो है कि वह उड़ते हैं। तो इसका मतलब उनके जो पंख में या उनके पैर में जो उनका बीज वगैरह जो है कि उसमें सट जाता होगा और वह लेके एक जगह से जाके दूसरे जगह जब बैठता होगा और यहाँ पर जाके उनको छोड़ देता होगा, उसके बाद यहाँ पर हवा पानी वगैरह आया तो ये भी यहाँ पर अंकुरित होकर एक प्रकार के पौधे के रूप में बन गया। तो यानी इस तरह से जो यहाँ से यहाँ ले जाने का काम हो रहा है, यानी चाहे कोई भी माध्यम से जाए उसे हम लोग परागण करते हैं। क्या कहते हैं? परागण। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह किसी बीज को लेके जाना, चाहे वो कोई भी माध्यम हो सकता है,
जैसे आपका पक्षी के द्वारा, जैसे आपका चमगादड़ के द्वारा, जैसे आपका हवा के द्वारा, यानी आंधी आया एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चल जाता है। जैसे आपका नदी वगैरह में बाढ़ आता है, पानी आता है, तो वो एक जगह का चीज लेके जाके पौधा का दूसरा जगह लेके चल जाता है, तो उसको हम लोग परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो आखिर 2-3 क्वेश्चन आता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हवा के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग को जुगाड़ देते हैं, आप लोग रटते होंगे कि हवा के द्वारा जो आपका, या फिर हवा का जो हम लोग शक्ति या गति को ज्ञात करते हैं वह एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। यानी कि हवा की शक्ति ज्ञात करने वाला या फिर उसका दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम है एनीमोमीटर, और एनीमो यानी कि हवा से रिलेट हो रहा है। इसका मतलब है कि परागण की प्रक्रिया जब हवा के माध्यम से होगा तो यही वाला कॉन्सेप्ट से मेरा काम हो जाएगा, यानी एनीमोफिली। सिर्फ इसमें फिली लगा देंगे और बोल देंगे इसको एनीमोफिली, यानी कि हवा की गति और दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र का, हवा की गति और दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम है एनीमोमीटर, और हवा के द्वारा परागण की प्रक्रिया एनीमोफिली कहलाया, यानी एनीमो को उठा के फिली जोड़ देंगे, एनीमोफिली कहलाया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगर जल के माध्यम से अगर परागण हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, तो जल को हम लोग हाइड्रो के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई परागण अगर चमगादड़ के तहत हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग चिरिप्टोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिरिप्टोफिली कहते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है। ये सब डायरेक्ट आप लोग यौगिक या मिश्रण जो होता है उसका सूत्र याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग को बता दे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो सूत्र होता है वो होता है Mg3N2, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Mg3N2। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो वो आपका क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र, तो KMnO4 होता है। आप लोग याद कीजिएगा पोटेशियम नाइट्रेट का, ये हो गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम बात करते हैं, अगर ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है आपका NH2, शुरू में दे दीजिएगा, लास्ट में भी NH2 दे दीजिएगा, बीच में CO लगा दीजिएगा, यानी कि NH2 बीच में CO, आपको याद हो जाएगा। ये हो गया आपका यूरिया का सूत्र। और यूरिया ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका आपका जो पहली बार बनाया गया था प्रयोगशाला में, और बनाने वाला व्यक्ति था बोलर नाम के व्यक्ति ने यूरिया का संश्लेषण पहली बार प्रयोगशाला में किया था, जैसा कि आप लोग को पता है। और यूरिया जो बनता है वह नाइट्रोजन से बनता है। सीधा क्वेश्चन देखिएगा पूछता है, इसमें आप लोग को पता है कि यूरिया, अगर आप यूरिया का सूत्र याद रखते हैं तो आप बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बिना टेंशन का। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया में अणु की संख्या कितनी है, तो आप एक यहां ले लीजिएगा, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8 बताइएगा। कितना बताइएगा? 8 अणु, यानी सबका नीचे वाला जोड़ देना है। जिसके पास नहीं है उसके पास 1 दे देंगे, जिसके पास है उसको जोड़ के निकल जाएंगे। वहीं अगर पूछेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो आप लोग याद कर लेते हैं 46%। कितना परसेंट? 46। इसको हम निकालेंगे कैसे, आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को पता है, अगर आप बात कीजिएगा नाइट्रोजन का, इसका सबका द्रव्यमान निकाल के नाइट्रोजन का जो है कि ऊपर में लिख दीजिएगा। मान लीजिए नाइट्रोजन का जोड़ के परमाणु द्रव्यमान मेरा जैसे 48 आ जाएगा, या फिर जो भी आएगा आप निकाल सकते हैं, यानी कि 48 गुना 100। और टोटल का जब निकालिएगा तो टोटल मान लीजिए 50 आपका 100 आया, तो आप यहां से कटा सकते हैं, आपका लगभग वो 48% के अप्रॉक्स आ जाएगा। वो हो जाएगा आपका यूरिया का नाइट्रोजन का परसेंटेज यूरिया में, यानी इस तरह से आप प्रतिशत निकालते हो। इसका निकालना रहता है ऊपर में लिखते हैं, अब गुना 100 करते हैं, बटे नीचे कुल लिखते हैं, लिखते हैं। तो आप ये सब याद रखिएगा। अगर आपको पूछ देगा कि सब याद कर लिया है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46 होता है, लेकिन अगर आगे चल के एग्जामिनर पूछ देगा कि यूरिया में बताइए कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तब तो बच्चा का जो है कि तब तो हवा हो जाएगा आपका। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि यूरिया में अगर आप ये सूत्र याद रखते हैं आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें से कार्बन जो है, ये सिर्फ यहां पर है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, हमको 12 का ही निकालना है। 12 को कन्वर्ट
कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए और नीचे टोटल का आप निकाल दीजिए। जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु संख्या, 7 दूना 14, यानी इस तरह 14 जोड़िएगा, फिर इसको सबको जोड़ के नीचे लिख दीजिएगा, आप कटा दीजिएगा, तो इसका परसेंटेज जो है वो कार्बन का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? कार्बन का। या हाइड्रोजन का पूछेगा तो आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी कौन सी ऊर्जा घट जाती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। जैसे आपको पता है कि उठाए गए हथौड़ी में जो रहता है आपका स्थितिज ऊर्जा, या फिर खींचा हुआ जो धनुष रहता है, यानी इस तरह खींच के रखे हुए हैं, इन्हें कैसे छोड़ दिए हैं चुपचाप ऐसे करके, नहीं, उसमें नहीं होगा स्थितिज ऊर्जा। तो याद रखिएगा, मान लीजिए जैसे खींच के रखे हुए हैं, स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे छोड़ेंगे वो गति में आ जाएगा। तो याद रखिएगा उसी तरह से ये हथौड़ा होता है। हथौड़ा जब तक हम ऊपर में से करके रखे हुए हैं तो स्थितिज में है, लेकिन जहां चलाना चालू किया वो गति में कन्वर्ट हो गया, यानी कि चलता हुआ हथौड़ा में स्थितिज प्लस गतिज दोनों है, और उठाए गए हथौड़े में आपका स्थितिज ऊर्जा है। उसी तरह से याद रखिएगा, खींचा हुआ धनुष में या खींचा हुआ बाण में आपका जो रहता है स्थितिज ऊर्जा रहता है। और स्थितिज ऊर्जा का आपको सूत्र बार बार बताते हैं, mgh होता है। और जब भी ऊंचाई का बात करेगा वहां पर स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। कौन ऊर्जा काम करेगा? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आपका उसमें हाइट लगा हुआ रहता है, और आपको पता है कि उसके साथ जी भी काम करता है, क्योंकि आपका ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता या बढ़ता है, ये मैटर करता है। वहां पर आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², याद रखिएगा। आगे और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन अच्छा है कि मानव के शरीर के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, मानव के शरीर के द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर हम बात करते हैं, आपका कहीं कहीं ऑप्शन में जो है कि पेश ऊर्जा भी दे देता है, तो आप लोग को याद रखिएगा, अगर पेश ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहे तो आपको स्थितिज मारना है। अगर स्थितिज नहीं रहेगा तब मांसपेशी या पेश के द्वारा काम करते हैं, यानी शरीर के द्वारा काम करते हैं, तब वहां पर पेश ऊर्जा लगा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।